हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यथार्थ हिंदी एजुकेशन क्लासेस में, जहां हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य के सामान्य कुछ बहुविकल्पी प्रश्न जो कि हिंदी टीजीटी पीजीटी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। और विशेष रूप से ये क्वेश्चन उत्तराखंड एलटी के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं, जो कि नए सिलेबस के आधार पर आपको मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। और आज की जो क्लास है हमारी, ये भक्तिकाल से और आदिकाल और भक्तिकाल के इसमें मिक्स क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, तो आदिकाल और भक्तिकाल से संबंधित जो क्वेश्चन हैं उन्हीं के आधार पर ये क्लास बनाई गई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, किशोरी लाल गुप्त के द्वारा निम्न में किस रचना का अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से किया गया है। तो हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से किशोरी लाल गुप्त के द्वारा एक रचना का अनुवाद किया गया है, वह कौन सी रचना है आपको यहाँ पर बताना है। इसके लिए तो देखते हैं राइट आंसर क्या है इसका। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। जो रचना है इसका किशोरीलाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से हिंदी में अनुवाद किया है। अगला प्रश्न है, जॉर्ज ग्रियर्सन ने रीतिकाल को निम्न में कौन सा नाम दिया है। तो जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा रीतिकाल को क्या नाम दिया गया है आपको यह बताना है। ऑप्शन में है रीति ग्रंथ, रीतिधारा, रीति काव्य या उत्तर मध्यकाल। तो चलिए बढ़ते हैं इसके आंसर की ओर, और इसका आंसर है रीति काव्य। जॉर्ज ग्रियर्सन ने रीतिकाल को नाम दिया है, रीति काव्य नाम दिया है। ऑप्शन इसके लिए रीति काव्य सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने आदिकाल को वीरगाथा काल नाम देने के लिए कितनी रचनाओं को आधार बनाया है। तो जैसे कि आदिकाल जो रचना काल है, इसको अलग अलग विद्वानों के द्वारा अलग अलग नाम दिए गए हैं। तो आपको यहाँ पर शुक्ल जी के अनुसार बताना है कि उन्होंने कितनी रचनाओं का आधार बनाया जिनके आधार पर उन्होंने आदिकाल को वीरगाथा काल नाम दिया है। 10, 12, 14 और 18 ऑप्शन सही बताना है इसमें। तो चलिए बढ़ते हैं आंसर में। आंसर है इसका ऑप्शन बी, 12। शुक्ल जी ने 12 रचनाओं के आधार पर आदिकाल को वीर गाथा काल नाम दिया है। अगला प्रश्न है, चंद्र शर्मा गुलेरी के द्वारा हिंदी का पहला कवि किसे स्वीकार किया गया है। चंद्र शर्मा गुलेरी जी ने हिंदी का पहला कवि किसे स्वीकार किया है। ऑप्शन है विद्यापति, सरहपा, मुंज, स्वयंभू। तो ऑप्शन आपने देख लिए हैं। चलिए बढ़ते हैं आंसर की ओर, और राइट आंसर इसका ऑप्शन सी है, मुंज। मुंज को चंद्र शर्मा गुलेरी ने हिंदी का पहला कवि स्वीकार किया है। जैसे राहु सांकृत्यायन ने किसे स्वीकार किया है, राहु सांकृत्यायन ने सरहपा को स्वीकार किया है। तो अलग अलग जो आलोचक थे या जो विद्वान हैं, इन्होंने अलग अलग कवियों को हिंदी का पहला कवि स्वीकार किया है इनकी खोज के आधार पर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न में, और अगला प्रश्न है, जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा आदिकाल के अंतर्गत कितने कवियों को शामिल किया गया है। तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने जो अपनी रचना लिखी है उसमें आदिकाल में कितने कवियों का इन्होंने वर्णन किया है। ऑप्शन है 8, 10, 9, 6। राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, 9। जॉर्ज ग्रियर्सन ने आदिकाल के अंतर्गत 9 कवियों को रखा है, 9 कवियों को शामिल किया है। निम्न में किस कवि के द्वारा विद्यापति को श्रृंगारी कवि स्वीकार किया गया है। तो विद्यापति के संबंध में अलग अलग कवियों के द्वारा अलग अलग मत दिए गए हैं। कुछ कवि ने श्रृंगारी कवि मानते हैं, तो यहाँ पर आपको बताना है किसके द्वारा इन्हें श्रृंगारी कवि माना गया है। ऑप्शन है हरप्रसाद शास्त्री, रामचंद्र शुक्ल, सुभद्रा झा और उपरोक्त सभी। तो चलिए बढ़ते हैं आंसर में, और आंसर है इसका ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ये सारे ही जो यहाँ पर आपको नाम दिख रहे हैं, ये विद्यापति को श्रृंगारी कवि स्वीकार करते हैं। अगला प्रश्न है, भक्ति धर्म का रसात्मक रूप है, यह कथन निम्न में किस विद्वान का है। तो भक्ति को धर्म का रसात्मक रूप किस विद्वान के द्वारा कहा गया है। ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, सुमित्रा नंदन पंत। तो देख लिया होगा आपने, ऑप्शन इसमें ढूंढ लिया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं आंसर में, और आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए इसके लिए राइट आंसर है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने
यह कथन कहा है। तो देखिए जो आपके क्वेश्चन हैं यहाँ पर आदिकाल और भक्तिकाल से ही मिलेंगे आपको इस वाली टेस्ट सीरीज में, और इसके द्वारा आप अपनी जो तैयारी है इसके बारे में समझ सकते हैं कि आपकी तैयारी कितनी बेहतर हुई है आगे के आने वाले एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। इसमें अगला प्रश्न है, निम्न मत और उसके संस्थापकों में कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है। अब आपको ध्यान देना है नहीं पर कि इसमें कौन सा जोड़ा है वो जो सही तरीके से सुमेल नहीं होता है। ऑप्शन है विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य, द्वैतवाद माधवाचार्य, द्वैताद्वैतवाद वल्लभाचार्य और शुद्धाद्वैतवाद विष्णु स्वामी और वल्लभाचार्य। चलिए तो बढ़ते हैं आंसर में। इसका राइट आंसर है द्वैताद्वैतवाद। देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है द्वैताद्वैतवाद के संस्थापक वल्लभाचार्य, जबकि ये गलत है क्योंकि आपको गलत वाला ही इसमें बताना है। तो द्वैताद्वैतवाद का जो स्थापना है वो किसने की है, निम्बार्काचार्य के द्वारा की गई है द्वैताद्वैतवाद की स्थापना। इसके अतिरिक्त विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य की रचना की स्थापना इनके द्वारा स्थापना की गई है, सही है। द्वैतवाद की माधवाचार्य ने की है, भी सही है। शुद्धाद्वैत की विष्णु स्वामी वल्लभाचार्य ने की है, भी सही है। तो क्योंकि आपको गलत वाला ही आंसर बताना था और गलत आंसर होता है आपका ऑप्शन सी, द्वैताद्वैतवाद की स्थापना वल्लभाचार्य के द्वारा नहीं की गई है बल्कि यह स्थापना की गई है निम्बार्काचार्य के द्वारा। अगला प्रश्न है, ढोला मारूरा दूहा रचना किस भाषा में लिखी गई है। ढोला मारूरा दूहा जो रचना है इसकी भाषा बतानी है। ऑप्शन है खड़ी बोली, राजस्थानी, हरियाणवी या मराठी। चलिए तो देखते हैं इसका राइट आंसर। राइट आंसर है ऑप्शन बी, राजस्थानी। ढोला मारूरा जो दूहा रचना है राजस्थानी भाषा में लिखी गई है और यह एक लोक गाथा है। ठीक है, ढोला मारूरा दूहा। अगला प्रश्न है, भक्ति काल को जागरण लोक जागरण काल, भक्ति काल को लोक जागरण काल किस विद्वान के द्वारा कहा गया है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर रामविलास शर्मा, श्याम सुंदर दास, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो चलिए देखते हैं राइट आंसर। राइट आंसर ऑप्शन ए है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने भक्ति काल को लोक जागरण काल कहा है। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्ति आंदोलन की उदय का प्रमुख कारण निम्न में कौन सा था। तो भक्ति आंदोलन जो भारत में चला था, जो आंदोलन चला था, इस आंदोलन का अलग अलग विद्वानों के द्वारा अलग अलग कारण बताया है। अभी आपसे पूछा गया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार कि शुक्ल जी क्या कारण मानते हैं भक्ति आंदोलन के उदय का। ऑप्शन है भारतीय जनता धारा का स्वाभाविक विकास, भक्ति आंदोलन पर जाति और जनवादी आंदोलन, ईसाई प्रभाव, मुस्लिम आक्रमण से पराजय के कारण हताश जाति तथा सांस्कृतिक संकट। चलिए बढ़ते हैं आंसर में। आंसर है इसका ऑप्शन डी, मुस्लिम आक्रमण से पराजय के कारण हताश जाति तथा सांस्कृतिक संकट, ये भक्ति आंदोलन का उदय का कारण मानते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। अगला प्रश्न है, सुदामा चरित्र की रचना निम्न में किसके द्वारा की गई है। सुदामा चरित्र जो रचना है इसकी रचना भक्ति काल में हुई है और किसके द्वारा हुई है बताना है। ऑप्शन है नंददास, केशव दास, नरोत्तम दास, ईश्वर दास। तो चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर। राइट आंसर है ऑप्शन सी, नरोत्तम दास। ऑप्शन सी, नरोत्तम दास। अगला प्रश्न है, साखी शब्द का सही अर्थ है। जो साखी शब्द है इसका सही अर्थ इनमें से कौन सा होगा। ऑप्शन है साक्षी, सखी, दोहा, शुद्ध रचना। तो चलिए देखते हैं आंसर। आंसर है ऑप्शन ए, साक्षी। साखी शब्द का शुद्ध अर्थ है साक्षी। अगला प्रश्न है, पद्मावत का प्रकाशन वर्ष निम्न में कौन सा है। पद्मावत जो काफ़ी प्रसिद्ध रचना है इसका प्रकाशन वर्ष बताना है। 1540, 1541, 1542 या 1543। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। आंसर ऑप्शन ए है 1540 पद्मावत का जो रचना वर्ष है। अगला है, रूप मंजरी की रचनाकार निम्न कौन है। रूप मंजरी एक रचना का नाम है और इसमें आपको उनके रचनाकार बताने हैं। रूप मंजरी किसकी रचना है। ऑप्शन है उस्मान, आलम,
नंददास कुंभनदास। देखें इसका राइट आंसर क्या है। राइट आंसर है ऑप्शन सी, नंददास। रूप मंजरी जो रचना है यह लिखी गई है नंददास के द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सी रचना प्रेमाख्यान काव्य परंपरा से संबंधित है। यहाँ पर कुछ रचनाओं के नाम दिए गए हैं, उस रचना का नाम बताना है जो प्रेमाख्यान काव्य परंपरा से संबंधित है। ऑप्शन है हंसावली, चंदायन, सत्यवती कथा, उपरोक्त सभी। इसका है राइट आंसर ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ये सारी ही रचनाएं जो दी गई हैं प्रेमाख्यान काव्य परंपरा अर्थात कि जिसे कहा जाता है सूफी काव्य परंपरा, जिसे सूफी काव्य परंपरा भी कहा जाता है, उस परंपरा से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, कान्हावत किसकी रचना है। कान्हावत रचना का नाम है, आदिकालीन रचना है, किसकी रचना है बतानी है। तो राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन सी, मलिक मोहम्मद जायसी की रचना का नाम है कान्हावत। जायसी की रचना है कान्हावत। अगला प्रश्न है, चंद्रबरदाई के ने पृथ्वीराज रासों में निम्न में से मुख्य रूप से किस छंद का प्रयोग किया है। तो पृथ्वीराज रासों की रचना चंद्रबरदाई द्वारा की गई है। यहाँ पर मुख्य छंद बताना है जिसका मुख्य रूप से प्रयोग हुआ है। ऑप्शन है कवित्त, सवैया, दोहा, सोरठा। तो चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर। राइट आंसर ऑप्शन ए है कवित्त। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए कवित्त। अगला प्रश्न है, कुवलई माला कहा निम्न में किसकी रचना है। कुवलई माला कहा इनमें से किसकी रचना है। रोड़ा कवि, दामोदर शर्मा, ज्योतिरीश्वर ठाकुर या उद्यतन सूरी। तो देखिए इसका आंसर है ऑप्शन डी, उद्यतन सूरी है कुवलई माला कहा के रचनाकार। अगला प्रश्न है, निम्न में किस रचना में बनारस और आसपास के क्षेत्रों की संस्कृति और भाषा पर प्रकाश डाला गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण में बनारस और उसके आसपास की प्रदेशों की संस्कृति और भाषा पर प्रकाश डाला गया है उक्ति व्यक्ति प्रकरण रचना में। तो इसी के साथ आज की यह वीडियो यहीं पर एंड होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। चैनल पर अगर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि डेली आपको इस चैनल पर नई वीडियोज़ मिलती रहेंगी जो कि आपकी तैयारी बेहतर बनाने में आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगी। धन्यवाद।